हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है भारतीय इतिहास का, उसमें प्राचीन भारत जो आपका टॉपिक है, प्राचीन भारत जो एक सेक्शन है, उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो अब तक हमने मौर्य साम्राज्य का विस्तार बताया, फिर मौर्य साम्राज्य में अशोक का जो धम्म नीति है वो अब चर्चा किया, फिर अशोक का कलिंग विजय वो मैं चर्चा कर चुका। अब जो है मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है मौर्य शासकों की विदेश नीति, या आपके झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत वो पढ़ना है वो एक टॉपिक कि मौर्यों की विदेश नीति, मौर्य शासकों की विदेश नीति। तो ये क्वेश्चन जो है मौर्य शासकों की विदेश नीति, या इसमें 3 शासकों के बारे में आपको लिखना होगा। चंद्रगुप्त के बारे में लिखना होगा, फिर चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के बारे में लिखना होगा, और फिर चंद्रगुप्त के पोते अशोक के बारे में लिखना होगा। क्योंकि तो हम अब इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, मौर्य शासकों की विदेश नीति। देखिए, जो हम लिखा रहे हैं उसी को परीक्षा में लिखिएगा, कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं वो काफ़ी है ना। बस ये बात कीजिए कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फायदा करेगा। मौर्य शासकों की विदेश नीति। आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं, अगर हम मौर्यों के पश्चिमी पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं, अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिम पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही। अगर हम मौर्यों के पश्चिमी पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं, तो अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिम पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही। अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिम पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही, जबकि पूरब की तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिम पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही, जबकि पूरब की तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। इसका कारण था कि मौर्य राज की नींव पश्चिम शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही पड़ी थी। इसका कारण था कि मौर्य राज की नींव पश्चिम शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही पड़ी थी। फिर से सुन लीजिए इतना तक को। आरंभिक तीन मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मौर्यों के पश्चिम पड़ोसियों को दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिम पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही, जबकि पूरब की तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। इसका कारण था कि मौर्य राज की नींव पश्चिम शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही स्थापित पड़ी थी। इसका कारण था कि मौर्य राज की नींव पश्चिम शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में मौर्य राज की स्थापना कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में मौर्य राज की स्थापना कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में मौर्य राज की
स्थापना कर ली। मौर्य सम्राटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्य से भी अपना संबंध स्थापित किया। मौर्य सम्राटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्यों से भी अपने संबंध स्थापित किए। मौर्य शासकों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्यों से भी अपने संबंध स्थापित किए। इस दिशा में प्रथम प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। इस दिशा में प्रथम प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। चंद्रगुप्त के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कंधार का क्षेत्र दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कंधार और पेरोपसदाई यानी काबुल का प्रांत तथा एरिया यानी हेरात और जेडोसिया का कुछ भाग दिया। फिर से सुन लीजिए। मौर्य सम्राटों के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्य से संबंध भी स्थापित किया। मौर्य सम्राटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्य से भी संबंध स्थापित किया। इस दिशा में प्रथम प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय में 305 बीसी में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कंधार, पेरीपसदाई यानी काबुल का प्रांत तथा एरिया यानी हेरात का प्रांत क्षेत्र एवं जेडोसिया यानी बलूचिस्तान का कुछ भाग दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कंधार, पेरीपसदाई, काबुल और एरिया यानी हेरात और जेडोसिया यानी बलूचिस्तान का कुछ भाग दिया। वहीं चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में प्रथम बार विदेशी राजनीतिक संबंध यूनान के साथ आरंभ हुआ। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में प्रथम बार विदेशी राजनीतिक संबंध यूनान से आरंभ हुआ। बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ संबंध कायम रहा। बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ संबंध कायम रहा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जो मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जो मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। मिस्र के राजा टॉमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। मिस्र के राजा टॉमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा।
मिस्र के राजा टॉमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई नरेश एंटियोकस ने प्रथम 2 वस्तुओं को तो भिजवा दिया। सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम 2 वस्तुओं को, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु दार्शनिक के बारे में कहलवाया कि बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई नरेश एंटियोकस ने प्रथम 2 वस्तु, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को भिजवा दिया, परंतु दार्शनिक के बारे में कहलवाया कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता है। इस विवरण से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भी वैदेशिक संबंध था। इसमें है आपको चंद्रगुप्त का और बिंदुसार का जो वैदेशिक संबंध है वो डिस्कस हो गया। अब अशोक का जो वैदेशिक संबंध है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करना थोड़ा दिक्कत है। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का हो गया वैदेशिक संबंध। अब अशोक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन फिर से जो अब तक हम पढ़ाए हैं उसको एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। आरंभिक 3 मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मौर्यों के पश्चिमी पड़ोसियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिमी पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही, जबकि पूरब की तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। इसका कारण था कि मौर्य राज की नींव पश्चिम शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में मौर्य राज की स्थापना कर ली। मौर्य सम्राटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ विदेशी राज्यों से अपने संबंध स्थापित किए। इस हिसाब में प्रथम प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त के समय में 305 ईस्वी पूर्व में लगभग सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया यानी कंधार, पेरिप्लसदाई, काबुल और एरिया यानी हेरात और जेडोसिया यानी बलूचिस्तान का कुछ भाग दिए। वहीं चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में प्रथम बार विदेशी राजनीतिक संबंध यूनान के साथ आरंभ हुआ। बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ संबंध कायम रहा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। मिस्र के राजा टॉमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई नरेश एंटियोकस ने प्रथम 2 वस्तु, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दिया, लेकिन दार्शनिक के बारे में कहलवाया कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता। इस विवरण से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भी वैदेशिक संबंध था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अशोक का वैदेशिक संबंध के बारे में बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।